जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर 9 का तीसरा लेक्चर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उसके बाद बुक को भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और दीगर जो सोर्सेज आपके नॉलेज के हैं उसको भी देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये वर्ड डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और उसमें एक स्टैंड जो है वो वैसा ही रहता है और दूसरा स्टैंड जो है वो नया बनता है और इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी कहते हैं। इसलिए इसको डुप्लीकेशन नहीं कहते बल्कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो इसका ओरिजिन जो स्टार्ट कहाँ से होती है? द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल begins at special sites called origins of replication। हर जगह से ये स्टार्ट नहीं हो सकती बल्कि ख़ास जगह हैं जिनको मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं। डीएनए पॉलीमरेज डिटेक्ट करता है और वहाँ से जो नए न्यूक्लियोटाइड है वो लगाना शुरू कर देता है। द यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ सच रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स। A protein initiate DNA replication. It recognize these sequences of origin and attach to the DNA। ये ख़ास प्रोटीन है जो उसको डिटेक्ट करती है और उसके बाद नए लगाना शुरू कर देती है न्यूक्लियोटाइड। ये हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज है। इट सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स। अब ये जो बात हम कर रहे हैं ये है स्ट्रैंड्स को अलहदा करने वाली प्रोटीन की। स्टैंड को खोलना है ना, डबल स्टैंडर्ड है तो उसके जो दोनों पोर्शन हैं उनको अलग, जैसे आप अनजिप करते हैं तो बेसिकली इनको अप अनजिप करना है। दीज स्टैंड्स ओपन अप टू फॉर्म ए रेप्लिकेशन बबल। ये एक स्टैंड है, ये देखें डबल है तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। ये जो है अभी तो इसकी डिवीजन उसने किसी हद तक हो चुकी है तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है बेसिकली। इसी बबल बन जाता है और दोनों साइड पे फोर्क बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये इसको अगर जब आगे जाके आप पढ़ेंगे तो इनको ओकाज़की सेगमेंट भी कहते हैं। मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स आर फॉर्म्ड इन यूकैरियोट्स। ऐसे बहुत सारे बबल बन जाते हैं। दीज बबल फ्यूज विद ईच अदर, जो बाद में जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और वो पूरा जो मॉलिक्यूल है वो डबल हो जाता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन एंड इंटायर मॉलिक्यूल इज कॉपीड। बोथ डायरेक्शन इसलिए कहा है कि एंटी पैरेलल होते हैं दोनों जो पोर्शन हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के। और ये हमने कहा था कि दो स्टैंड से मिलकर बना है, डबल हेलिक्स है। एक 3 to 5 होता है और दूसरा 5 to 3। जैसे ये हमने कहा कि ये 3 to 5 है और यहाँ पर 3 to 5 है, तो ये एंटी पैरेलल हैं और ये जगह जगह से खुल जाते हैं और इनके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 to 3 लगा सकता है, ठीक है, जो 3 to 5 लगाता है जो न्यूक्लियोटाइड है, और जो दूसरा स्टैंड है उसमें 3 to 5 लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 इधर ये इसका 3 है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी डीएनए पॉलीमरेज की, इधर 3 है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये आपने इसको ज़रूर याद रखना है। ये उन्होंने जो एक स्टैंड है उसको खोल के दिखाया। तो डीएनए लाइगेज बेसिकली जो दो नए स्टैंड बनते हैं उनको आपस में जोड़ती है, एक प्रोटीन है और ये रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है। हेलिकेज इनको अलग करती है, अनजिप करती है। जैसे आप किसी जिप को खोलते हैं तो हेलिकेज एक ऐसी प्रोटीन है जो ज़ाहिर एंजाइम है वो उसको अलग अलग करती है दोनों को। तो अलग अलग होंगे, फोर्क बनेगा और बबल बनेगा तो फिर ही उसके ऊपर जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगी। और उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ये जो सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन आपको नज़र आ रही हैं ये 3 लगी हुई हैं, ये क्या करती हैं कि ये इसको फिर आपस में जुड़ने नहीं देती, अदरवाइज़ तो जो हेलिकेज ने अगर उसको खोला है तो वो फिर दोबारा से जुड़ जाएगा।
तो ये जब तक वो हो नहीं जाते, जब ये डबल नहीं हो जाते तब तक इनको जुड़ने, जब डबल हो जाते हैं तो फिर तो ये जुड़ते नहीं हैं, फिर तो पूरे के पूरे जो एक स्टैंड है वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं जब डीएनए की पूरी रेप्लिकेशन हो जाती। अच्छा, उसका एलोंगेशन, एलोंगेटिंग ए न्यू डीएनए स्टैंड होता कैसे है? द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इसमें काम करते हैं, कैटालाइजेज एलोंगेशन ऑफ न्यू डीएनए एट अ रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क हमने देख लिया कहाँ बनता है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना है, ये एक इस तरफ है, एक है फॉर्क, हम कहते हैं दो शाखे को, तो एक उस तरफ बना है और एक उस। द न्यूक्लियोटाइड अलाइन विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑन ओल्ड टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए, ये दोनों तरफ 3 to 5 जाएगा। दे आर एडेड बाई डीएनए पॉलीमरेज 1 by 1। द रेट ऑफ elongation इज अबाउट 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से। ये 500 एक सेकंड में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो दोनों तरफ लेंगे। सबस्ट्रेट फॉर डीएनए आर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिन्हें हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ही कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड है और ट्राइफॉस्फेट को हम कहते हैं, ये बेसिस हैं। और अगर ये हम ट्राइफॉस्फेट इसमें निकाल दें इसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, और जब ये शामिल होता है इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैव 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लाइक एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ये भी बेसिकली जो है वो ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, और ईच मोनोमियर लूजेस 2 फॉस्फेट। अब जो न्यूक्लियोटाइड लगते हैं उनमें 3 फॉस्फेट होते हैं, 2 उतर जाते हैं, और दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वो इनको एनर्जी देते हैं नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच होने के लिए। तो एनर्जी की भी ज़रूरत है ना, तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, और ये बेसिकली ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है और ये एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये इनको एनर्जी देता है। यहाँ ये देखिए लिखा हुआ एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, और इनको जो नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगेंगे इनके कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन के सामने गुआनिन लगेगा, और एडेनिन के सामने थाइमिन लगेगा, और गुआनिन के सामने साइटोसिन लगेगा। एड जीसी हमने कहा था। तो उनको लगाने के लिए जो उनके बॉन्ड्स बनते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, और उनमें फिर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, वो यहाँ से आती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स ऑफ एंटी पैरेलल डीएनए। एंटी पैरेलल डीएनए का मतलब ये है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक की समत और है, दूसरे की और है। 3 to 5 एक तरफ है, एक 5 to 3 है, तो ये अपोजिट लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये हमने पहले जिक्र किया था जब इसकी शेप पड़ी थी और स्ट्रक्चर पड़ी थी डीएनए, इसको बार बार चेक करते रहा करें। सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सिंथेसिस at the replication fork. The 2 DNA strands are antiparallel, 3 to 5 and 5 to 3। और ये हमने कहा था कि प्रोटीन नंबर्स हैं इन वो जो 5 कार्बन उसके अंदर प्रोटीन लगी हुई है, एक शुगर लगी हुई है, उसमें है। एक में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 3 पे ऐड हो रहे हैं, दूसरे के ऊपर 5 के ऊपर ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने कहा था कि ये एंटी पैरेलल है। एक में 5 साइड फ्री है जो एक स्टैंड है, और दूसरे में जो है वो 5 है। सो इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन अपोजिट डायरेक्शंस। Phosphate groups of each nucleotide is attached to the 5 carbon of deoxyribose. The phosphate group of one nucleotide is joined to the 3 carbon of the adjacent nucleotide. Therefore, there is a difference mechanism replication in both strands. अब होता क्या है कि एक का एक तरफ 3 है, दूसरे का दूसरा तरफ 3 है। ठीक है ना, एक 3 to 5। ये अगर यही है तो इसमें ये इसको अगर आप देख लें, ये यहाँ से खुल जाता है। ये यहाँ पर 3 होगा तो इस तरफ 5 होगा, इसका यहाँ पर 5 होगा तो दूसरी तरफ 3 होगा। ये हम कर चुके हैं बहुत पहले
इसको इसको जो जिसमें एक को हम लीडिंग कहते हैं स्टैंड, एक को लैगिंग स्टैंड कहते हैं. The enzyme DNA polymerase can only add nucleotides to the free 3 end of the. तो नॉर्मली 3 to 5 की तरफ ये ऐड करता है. तो जो स्टैंड 3 to 5 की तरफ है, जब ये डिवीजन शुरू होगी तो वो तो बहुत आसान है, 3 to 5 की तरफ चलता जाएगा. जो 5 to 3 है वो 3 to 5 की तरफ जाएगा, फिर क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है. एंड ऑफ द डे इट कैन नेवर ऐड इट टू द 5 एंड. 5 एंड में होगा तो फिर वो 3 करना पड़ेगा, लेकिन 3 की तरफ होता है और वो 5 को करता है. दस ए न्यू DNA स्टैंड इज फॉर्म्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन. 5 to 3 का मतलब ये 3 है ना, तो यहाँ 5 लगेगा और एंड पे 3 लगेगा और इसके एंड पे 5 आ जाएगा. तो 5 to 3 डायरेक्शन. द DNA polymerase can synthesize a continuous complementary strand along 5 to 3 direction. This DNA strand is called leading strand. कंटिन्यू चलता रहता है. उसकी वजह हम बताएंगे कि ये लीडिंग क्यों, दूसरी तरफ से ये लैग क्यों करता है, लैगिंग क्यों करता है. So the DNA polymerase move away from the replication fork to elongate in 3-5 direction. मिसाल के तौर पे अगर रेप्लिकेशन फॉर्क है, हम यहाँ देख लेते हैं, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, तो ये देखें ये 3 to 5 की तरफ है. ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा. ये 5 to 3 है. ठीक है, तो इसमें पहले यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा. ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसका 3 ये है, इसका 3 ये है. इसमें तो बहुत आसानी के साथ जो नए न्यूक्लियोटाइड लगते जाएंगे, और ये जो है इसमें ऐसे नहीं है. इसमें चूँकि एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं, तो इसमें पहले 3 से यहाँ तक आएगा, फिर अगला फोर्क खुलेगा, उसमें इधर को आएगा, फिर इधर को आएगा. तो ये खासा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 इधर है, तो ये यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3, तो वो एंड पे 5 है, तो 3:5 यही जाता है ना. इसका यहाँ 5 होगा, इसका यहाँ 3, 5 3 to 5 जाएगा. तो ये इसका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो डुप्लीकेशन होगी 3 to 5 की तरफ कंटिन्यू होगी. तो जो जहाँ कंटिन्यू हो रही है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं. यहाँ लैग हुआ, फिर आगे खुला, फिर आगे, फिर आगे. तो इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि हमें जहाँ लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर हमें एक चीज़ बनानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं RNA प्राइमर. जब भी स्टार्ट करनी है आपने डुप्लीकेशन, तो एक RNA प्राइमर चाहिए. प्राइमर क्या है? RNA की एक, आप समझ लें, सीक्वेंस है जिसके ऊपर फिर DNA पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो लगा सकता है DNA के. RNA प्राइमर ज़रूरी है. RNA प्राइमर क्या है? एक सीक्वेंस है RNA की जो अटैच होती है किसी भी DNA के साथ जहाँ से उसने स्टार्ट करना. अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इसको आसान भी समझना, मुश्किल भी है. होता यह है कि ये DNA पॉलीमरेज जो है, ये हमने कहा है कि ये लगा सकता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 3 to 5. उसमें तो एक जगह आपने RNA प्राइमर लगा दिया और फिर चलता रहा. जहाँ हर दफ़ा आपको जो फोर्क खुलता है, जो नया बबल खुलता है जिसको हम ओकाज़ाकी सेगमेंट कहते हैं, वो बार बार खुलता है, तो हर दफ़ा अपोजिट साइड को उन्हें RNA प्राइमर लगाना पड़ता है. There is another problem for the DNA polymerase. It can only add a nucleotide to a polynucleotide that is already correctly paired with the complementary strand. This means that DNA polymerase cannot actually initiate synthesis of DNA strand. Nucleotides must be added to the end of an already existing chain.
दिस चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड प्राइमर एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आरएनए प्राइमर. ठीक है. इट इज़ अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. इन यूकैरियोट्स ओनली वन प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड. ये मैंने आपको बता दिया क्यों. एंड ईच फ्रेगमेंट मस्ट हैव सेपरेट प्राइमर इन लैगिंग स्ट्रैंड. ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों है. ठीक है. प्रोटीन जो असिस्ट करती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, फॉलोइंग प्रोटीन्स असिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज है जो उनको जो न्यूक्लियोटाइड लगाता है. लाइगेज है, हमने कहा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ. प्राइमेज है जिसके ऊपर जो नए न्यूक्लियोटाइड हैं वो लगते हैं. और हेलिकेज है जो उसको खोलता है. ऐसी प्रोटीन है या एंजाइम है जो दो स्ट्रैंड्स को खोलता है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है उसको उनको खोलता है, हेलिकेज. और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो उनको फिर दोनों तरफ से खींच के रखती हैं और वो दोबारा से रिकॉइल नहीं होते जब तक कि वो डबल नहीं हो जाते. प्रूफ रीडिंग होती है उनके बाद. द एरर इन द कंप्लीटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर ओनली 1 in 1 billion and these errors must be corrected. Some enzyme remove these errors. एरर्स अगर उनके पास कुछ होते हैं तो उनको उतार देती हैं. और जो मेन चीज़ जिसका जिक्र नहीं किया यहाँ किताब में वो ये है कि जो प्राइमर लगा था उसको भी उतारा जाता है क्योंकि वो तो आरएनए से बना हुआ था ना, तो वो भी उतार दिया जाता है. और जब एक फोर्क बन जाता है, एक बबल के अंदर कंप्लीट हो जाती है डिवीजन, तो उसको अब आपके पास जो प्राइमर है वो जो नया डीएनए बना है वो हो गया, तो अब उस पर लगाना आसान है न्यूक्लियोटाइड, तो वो लगा दिए जाते हैं और आरएनए प्राइमर को निकाल दिया जाता है. तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें तो एक ही आरएनए प्राइमर है तो वो तो बहुत आसान है. और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें हर दफ़ा जब भी नया बबल बनता है तो उसको दोबारा से उतार के और नया प्राइमर जो है वो बनाना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ये स्लाइटली इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ आएंगी, लेकिन ये ज़रूरी हैं और बहुत ज़रूरी हैं. इनको आप देखिए और जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और फिर आपको ये आसान लगेंगे.